हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना जो टॉपिक लेकर आए हैं वो हमारा लास्ट जो वीडियो में हमने छोड़ा था वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक वी विल स्टार्ट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप सेकेंड या फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल। आप सभी को पता है, प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया है कि केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन भी किए थे। ठीक है, तो आपने देख लिए होंगे। मैंने उसमें रिएक्टिविटी बता दी थी आपको, रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक भी एक्सप्लेन कर दिया था, और रिएक्टिविटी में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। जो आपके पास ग्रुप सेकेंड है उनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देख ली थी, और एयर और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देख ली थी, और किसके साथ देखी थी, वाटर के साथ। आज हम हैलोजन के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को पता है जो हैलोजन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। ठीक है, तो ग्रुप सेकेंड के जो ये मेटल्स हैं मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। यहाँ पर इन मेटल्स की रिएक्शन जब आप किसके साथ करा रहे हो, हैलोजन्स के साथ, तो आपके पास जो बन के आएगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, हैलाइड। ठीक है, तो ये जो हैलाइड्स बने हैं इनमें एक आपको कंडीशन याद रखनी है कि जब भी ग्रुप सेकेंड के मेटल्स हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, या हम कहें यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेंगे, हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मेटल है ये ग्रुप सेकेंड के मेटल है सारे के सारे, बट इसमें से भी जो बेरिलियम है वो डायरेक्टली हैलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता और हैलाइड की फॉर्मेशन नहीं करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और जो बेरियम है वही रिएक्ट करेंगे डायरेक्टली हैलोजन के साथ और क्या बनाएंगे, हैलाइड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, बट जो बेरिलियम होता है वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। जैसे मैंने आपको ये कहा कि आपको बेरिलियम हैलाइड बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कि आपको फॉर्मेशन करनी है किसकी, BeF2 की, ये बनाना है आपको। तो ये डायरेक्टली F2 के साथ रिएक्ट करके BeF2 नहीं बनाएगा। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कैसे बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, जो अमोनियम है आयंस BeF4, ये अमोनिया से आया है। ठीक है, जब आप क्या करते हो, अमोनिया और बेरिलियम और जो HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसकी रिएक्शन करते हो तब इसकी फॉर्मेशन होती है। और अगर आप इसको हीट करते हो, मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पर हीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना टेम्परेचर देना है, एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, BeF2 प्लस यहाँ पर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे NH4F के, अमोनियम फ्लोराइड। ठीक है, तो BeF2 कैसे बना, बेरिलियम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना आपको, ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। अब सपोज मैंने आपसे ये कह दिया कि आपको क्या बनाना है, BeCl2 बनाना है। BeCl2 कैसे बनेगा, तो क्या होता है कि जो बेरिलियम का ऑक्साइड होता है उसकी रिएक्शन अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करा दें, या फिर हम बेरिलियम ऑक्साइड की जो रिएक्शन है वो कार्बन और क्लोरीन गैस जब पास करते हैं तब करा दे, तो क्या बनेगा, BeCl2। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, बेरिलियम ऑक्साइड, और उसकी रिएक्शन मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराई, देन हीट किया, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, BeCl2। ठीक है, और साथ में आपको पता है क्या रिलीज हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैसे बेरिलियम के हैलोजन्स या हैलाइड्स की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। अब देखो, ये आपके पास हैलोजन्स के साथ रिएक्टिविटी आ गई, बट जो आपके पास ये हैलाइड्स बने हैं इनमें हम
आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे कैसे इनकी सॉल्युबिलिटी है, मतलब वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है नहीं है, क्यों नहीं है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इसके अंदर जो ये जितने भी हैलोजेंस हैं, इनमें अगर हम आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर की सबसे पहले बात करेंगे, तो कोवेलेंट कैरेक्टर और आयोनिक कैरेक्टर आपको पता है क्या, कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो मेटल है वो इजीली इलेक्ट्रॉन यूज करता है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि आयन जल्दी बनाएगा, और आयन जितना जल्दी बनेगा दैट मीन्स वो आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, डिक्रीज, जिसकी वजह से आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर हम इन हैलाइड्स की बात करें, ठीक है, MX2 की अगर हम बात करें, तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज। ये चीज ध्यान रखना है, डाउन द ग्रुप आयोनिक जो कैरेक्टर होंगे वो इंक्रीज होंगे। और आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, आप सभी को भी पता है, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर आप क्या लिख सकते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, या आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये चीज। तो देखो, अब आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये MX2 है वो कोवेलेंट कंपाउंड है या आयोनिक कंपाउंड है। तो बहुत ही सिंपल है, जो BeX2 होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा आयनिक कैरेक्टर तो नीचे जाने से बढ़ रहा, और ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेस होता है ना, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होगा। और अगर हम इनकी बात करें Mg से लेके बेरिलियम तक, ठीक है, बेरियम तक सॉरी, तो यहाँ पर मैग्नीशियम से बेरियम तक के जो हैलाइड्स होंगे ये सारे क्या होंगे, आयोनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो फर्स्ट मैंने आपको ये बता दिया है कि आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में। सेकंड आपको क्या देखना है, ये तो फर्स्ट टर्म थी, सेकंड आपको सॉल्युबिलिटी देखनी है। और देखो बच्चों, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी के, यानी कि जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी होगी। किसके अंदर, मेनली हम वाटर के अंदर देखते हैं। और हाइड्रेशन जो एंथैल्पी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, बहुत ही सिंपल, किस पर, साइज ऑफ आयन पर डिपेंड करती है। तो जितना साइज स्मॉल होगा, हम यहाँ पर ये लिखेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी 1 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ आयन। ठीक है, यानी कि साइज ऑफ आयन जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, डायरेक्ट नहीं है, मैंने ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाओ आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए कि BeX2 की सॉल्युबिलिटी देखनी है आपको, तो देखो आपको पता है Be2 पॉजिटिव आयन है यहाँ पर, और ये आयन सबसे छोटा है, क्यों, क्योंकि ग्रुप में सबसे पहले है। तो जितना छोटा साइज होगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। दैट मीन्स BeX2 क्या होगा, सॉल्यूबल इन वाटर, इजीली सॉल्यूबल हो जाएगा। बट जो अदर हैलाइड्स होंगे वो सॉल्यूबल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। क्लियर है चीज, मैंने आपको ग्रुप फर्स्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये हैलाइड्स बने हैं वो कैसे बने, ये जितने भी मैग्नीशियम से लेके बेरियम तक के मेटल्स हैं वो डायरेक्ट हैलोजन से रिएक्ट करेंगे, हम टेम्परेचर देंगे तब, लेकिन बेरिलियम नहीं करेगा। फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है।
सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेरिलियम के हैलाइड्स होंगे वो क्या होंगे, कोवेलेंट नेचर के, बाकी सारे क्या होंगे, आयनिक नेचर के। अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें तो सॉल्युबिलिटी भी मैंने आपको बता दी कि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। तो आप क्या कहोगे कि जो बेरिलियम हैलाइड होगा वो क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है, क्योंकि Be2 पॉजिटिव आयन जो होता है इसका साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज होता है, इस वजह से ये हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी और वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। ठीक है, बाकी अदर्स हैलाइड्स जो होंगे वो सॉल्युबल नहीं होंगे। यहां तक का क्लियर है। आप देखो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। किसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है, BeCl2 की स्ट्रक्चर पूछी जाती है, और किस किस फेज में, सॉलिड एंड वेपर फेज में। और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट भी है और ये रिपीट होती रहती है एग्जाम में। और आपको सिर्फ बॉन्डिंग ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, कि सॉलिड में कैसी बॉन्डिंग है और या फिर इसमें आपकी फॉर्म्स कौन सी होगी और वेपर में कौन सी फॉर्म्स होगी। ठीक है, तो मैंने आपसे अभी डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। ठीक है, सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के अंदर देखेंगे, इन सॉलिड फेज या स्टेट। ठीक है, देखो बच्चों, सॉलिड फेज के अंदर जो BeCl2 होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर, पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। ठीक है, यानी कि BeCl2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होंगे। अब कैसे जुड़े हुए होंगे, तो मैंने आपको BeH2 की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की थी, अगर आपको ध्यान हो तो सेम एज इट इज यहाँ पर ये हो। BeCl2 की स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है तो देखो बच्चों, जो बेरिलियम होता है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ओनली 2। ठीक है, आपके पास एक क्लोरीन से बॉन्डिंग कर लेगा, दूसरा भी क्लोरीन से बॉन्डिंग कर लेगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन आप देखोगे बेरिलियम के पास कितने आए, 4। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने की वजह से ये कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब ये नहीं है सिर्फ बेरिलियम, क्योंकि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के साथ बॉन्डिंग कर ली, ये वाला आ गया इसके पास, 7 इसके पास थे, इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से शेयरिंग ही होती है, ऑक्टेट पूरा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए क्या होता है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। तो क्या होगा कि बेरिलियम के बहुत सारे मॉलिक्यूल है। आपको अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करनी आए तो आप इस टाइप से कर लो। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कैसे करके आओगे वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर द बॉन्डिंग, लेकिन अभी भी ऑक्टेट पूरा ना होने की वजह से ये क्या करता है, और बॉन्डिंग शो करेगा। कैसे करेगा देखो, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये क्या करेगा, बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। मतलब क्या किया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन की। सेम एज इट इज ये क्लोरीन भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। सेम एज इट इज यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हुआ चला जाएगा। आपको BeH2 की स्ट्रक्चर अच्छे से पता ही है। तो देखो, 1 जो बेरिलियम एटम होगा या मेटल होगा वो 4 क्लोरीन से सराउंडेड है, 1 2 3 एंड ऐसे ही 4। दूसरा जो BeCl2 होगा उसका क्लोरीन होगा ना, ये बीच वाला देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा, 1 2 3 4। तो आपको इस स्ट्रक्चर में क्या एक्सप्लेन करना है कि 1 बेरिलियम एटम इज सराउंडेड बाय द 4 Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब इसमें 2 क्या है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड है, एंड 2 क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिख रहा होगा आपको, 2 क्या है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इस टाइप से सिर्फ आपको एक चीज एक्सप्लेन करनी है कि 1 बेरिलियम एटम जो होगा 4 क्लोरीन आयन से सराउंडेड है, जिसमें 2 क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड 2 क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो ये है सॉलिड स्टेट।
जिसमें जो क्लोरीन आयन होंगे वो कैसे हैं, ब्रिज की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ब्रीजिंग लिगेंड्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है सॉलिड स्टेट के अंदर। अब आपको वेपर्स के अंदर बताना है, तो वेपर्स में बहुत ही सिंपल है। वेपर स्टेट के अंदर क्या होता है, डायमेरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब सिर्फ 2 BeCl2 ही क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। इन वेपर फेज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं हम। डायमेरिक फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करेगी, ये देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास BeCl2 है, मतलब बेरिलियम के पास 2 क्लोरीन है। ठीक है, इस टाइप से 2 क्लोरीन है, सेम एज इट इज एक और बेरिलियम है जिसके पास 2 क्लोरीन है। इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, सेम दिस वन। अब ये क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इस बेरिलियम के साथ, और ये वाला क्लोरीन इस बेरिलियम के साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब इसमें देखो, जो एक बेरिलियम है वो कितने क्लोरीन से सराउंडेड है, 3 क्लोरीन से सराउंडेड है। ठीक है, और यहाँ पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये है आपकी वेपर फेज के अंदर BeCl2 की स्ट्रक्चर। तो ये आपका जो हैलोजन वाला पार्ट था वो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कार्बन, मतलब कार्बन के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कार्बाइड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कार्बन के साथ रिएक्ट करके और कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा। बट वही कंडीशन है क्या, कि जो बेरिलियम है वो डायरेक्टली कार्बन से रिएक्ट नहीं करता है, मतलब कि जो बेरिलियम का ऑक्साइड होगा वो क्या करेगा, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, और जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Be2C की फॉर्मेशन। ये बेरिलियम कार्बाइड है, और साथ में यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन तो है, कुछ ना कुछ तो रिलीज होगा, दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर आपको 2 कार्बन लेने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, हाँ ये रिएक्शन बैलेंस भी करनी है। अगर आप यहाँ 2 कार्बन लेते हो तो बेरिलियम भी 2 है, आपको यहाँ पर 2 लेना होगा। देन यहाँ पर देखो, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस। तो आपके पास ये जो बना बेरिलियम कार्बाइड, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है Be2C, बट बाकी जितने भी मेटल्स होंगे उनके कार्बाइड का फॉर्मूला Mc2 होगा, ये ध्यान रखना है। M मतलब मैग्नीशियम से लेके और बेरियम तक रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट रिएक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जो मेटल है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, Mc2 मतलब कार्बाइड की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कार्बन के साथ रिएक्टिविटी। नेक्स्ट देखो बच्चों, कार्बन से नेक्स्ट आता है, अगर हम किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल है। जब आप किसी एसिड के साथ इन मेटल्स की रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्या कि एसिड के साथ जब भी रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या रिलीज होगी, H2 गैस। बहुत ही सिंपल, मेटल क्या कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर क्या बनाएगा, MCl2, देन प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपको रिएक्शन फिर बैलेंस करनी है, मतलब मेटल हैलाइड बना। तो यहाँ पर मेटल हैलाइड्स देखो, हमने फॉर्मेशन देखी थी, वहां पर अगर आप एसिड लेते हो तब भी मेटल हैलाइड बन सकता है। बट सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है क्या, कि यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, वहां हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो रही थी जब आप डायरेक्ट रिएक्ट करा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, आपके पास क्या आएगा, अगर आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दी NH3 तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, दोनों पॉजिटिव भी और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स भी बनता है। तो देखो बच्चों, अगर हमने इन मेटल की रिएक्शन करा दी अमोनिया,
सपोज अमोनिया के मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल ले लिए एक्स और वाई मॉलिक्यूल, ठीक है। एक्स और वाई अलग अलग मॉलिक्यूल क्यों लिए हैं? बहुत ही सिंपल, देखो आपको पता है कि जो अमोनिया होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। तो यहाँ पर ये मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, आपको पता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है। तो क्या होगा कि जो ये मेटल है वो जब अमोनिया के एक्स मॉलिक्यूल को 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो यहाँ पर मेटल पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। तो एक आपके पास केटाइन बनेगा और अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के वाई मॉलिक्यूल बचे, इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब अमोनिया के वाई मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके पास एक आयन बन जाएगा नेगेटिव वाला। तो यहाँ आपके पास कितने आयन्स बनते हैं? 2 आयन्स, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इस टाइप के कंपाउंड्स को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हो या कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो। तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं अमोनिया के साथ रिएक्ट करके। एक बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि जब फॉर्मेशन आप कॉम्प्लेक्स की कह रहे हो तो एक कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? क्लोरोफिल। अगर आपको याद हो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो आपके प्लांट्स होते हैं उसकी लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की वजह से आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, राइट। तो क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? होता है कॉम्प्लेक्स है पूरा ये, लेकिन इसमें मेटल कौन सा होता है? तो इन ग्रुप सेकंड में से जो मैग्नीशियम होता है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के अंदर। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स है क्लोरोफिल जिसमें जो मेटल होगा वो कौन सा होगा? मैग्नीशियम। यानी कि आपके पास जो मैग्नीशियम है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हुए रहेंगे। इसके सराउंडिंग में जो लिगेंड्स होंगे वो इस मैग्नीशियम को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी बच्चों। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की, सल्फेट्स की, नाइट्रेट्स की, तो इन सभी की फॉर्मेशन होती है इन मेटल्स के साथ जब आप रिएक्टिविटी देखोगे तब। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है क्या कि जो सल्फेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी उनकी क्या होगी? डिक्रीज। क्योंकि मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के लिए एक बहुत ही अच्छी टर्म एक्सप्लेन की है, आपको वो माइंड में रखनी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज से रिलेटेड है, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके पास एक्सेप्शनल कंडीशन में कौन आ रहा था? बेरिलियम आ रहा था, है ना। तो इसके हम एनालॉमस बिहेवियर शो क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है, वो डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेप्शनल बिहेवियर या एनॉमलस बिहेवियर जो है बेरिलियम का, उसका रीजन क्या है? तो देखो बच्चों, ग्रुप फर्स्ट के अंदर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो लिथियम है उसका एनॉमलस बिहेवियर क्यों आ रहा था। तो आपके पास एनॉमलस बिहेवियर या एक्सेप्शनल बिहेवियर जब भी आता है तो मेन 3 पॉइंट्स ही आते हैं, और वो मैंने एक्सप्लेन भी किया था। क्या? सबसे फर्स्ट तो आएगा स्मॉल साइज, एंड सेकेंड पॉइंट क्या आएगा आपके पास? हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड थर्ड आपके पास एक्सेप्शनल रीजन क्या आएगा? एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये 3 मेन आपके पास पॉइंट्स होते हैं इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के, या फिर आप इन तीनों पॉइंट्स को लिख के आ जाओ, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी और कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो बेरिलियम होता है वो हार्ड नेचर का होता है, और हार्ड होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो भी क्या होंगे? इनके हाई होंगे, ठीक है। तो बाकी जितने भी आपके पास मेटल्स थे, बेरिलियम था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो ये जो 4 हैं इनके कंपेयर में जो बेरिलियम होता है वो क्या होता है? हार्ड नेचर का होता है।
और हार्ड होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसके हाई होंगे। अदर्स के कंपैरिजन में है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्या, देखो बच्चों, अगर हम इनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसको हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है अदर के कंपेयर में, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, अब हमने क्या क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी हमने। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको ये कहा था कि जो बेरिलियम है वो ऑक्साइड्स बनाता है, कैसे, एयर की प्रेजेंस में बर्न होके बनाता है ना। तो बेरिलियम ही था एक ऐसा जो बर्निंग प्रोसेस शो कर रहा था। तो जो इसका ऑक्साइड बना, मतलब बेरिलियम जो ऑक्साइड है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बाकी अदर्स नहीं होते एम्फोटेरिक नेचर के, बस यही होता है एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने अभी अभी आपको बताया हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी, और पहले भी मैंने बताया था कि जो वाटर के साथ रिएक्टिविटी हो रही थी, तो क्या बेरिलियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था? नहीं, बेरिलियम वाटर के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इजीली, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि हेलोजन की जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बना रहे थे, तो बेरिलियम डायरेक्टली हैलाइड्स की फॉर्मेशन नहीं करता, मतलब डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सेम एज इट इज कार्बन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा था तो वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है, बेरिलियम डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद हैलोजन एंड कार्बन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपको ध्यान रखने हैं। और एक चीज और, ये जितने भी कंपाउंड बनाएगा बेरिलियम, उनका नेचर कैसा होगा, कोवेलेंट नेचर, या हम ये कहेंगे कि जो बेरिलियम होता है वो क्या करेगा, बेरिलियम फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसका एनॉमलस बिहेवियर या एक्सेप्शनल बिहेवियर के रीजन है। ये 3 तो मेजर पॉइंट होते हैं सब में एक्सप्लेन करने के, बाकी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि देखो बच्चों, जिसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंस होता है ना, वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकता। मतलब जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें जो बेरिलियम होता है वो अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल जिसके पास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं वहां पर, या हम ये कहें कि जो लिगेंड है वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है डी ऑर्बिटल में। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ही बनते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक ही ऑर्बिटल में आते हैं, तो वो भी वैकेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बेरिलियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से अपने कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो आपके पास मेटल है उससे कितने लिगेंड्स सराउंडेड है। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स या सराउंडेड एटम्स बोल सकते हो आप। लिगेंड तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। मेटल से जो सराउंडेड, जैसे मैंने आपको BeCl2 की स्ट्रक्चर बताई, तो यहाँ पर क्लोरीन बेरिलियम के चारों तरफ है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल जितने नंबर ऑफ एटम से अटैच्ड होता है वही उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम किसके साथ शो करेगा वो देखते हैं। देखो बच्चों, बेरिलियम जो होता है वो डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है, एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, डायगोनली जो प्रेजेंट होगा नेक्स्ट ग्रुप और नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, तो उसी को आप डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हो।
तो डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ क्यों शो करता है? बहुत ही इजी है, इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं, एक जैसी होती हैं, इसीलिए इनको हम डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एल्यूमिनियम और बेरिलियम में कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम है, वो आपको एक्सप्लेन करके आनी है। तो बहुत ही एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो ध्यान रखना है। देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर आपको वैल्यू याद नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, बट ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो दोनों की क्या होती है? सेम होती है। दोनों की मतलब बेरिलियम की भी और एल्यूमिनियम की भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो आयोनिक रेडियाई होता है वो भी क्या होती है? सेम। आयोनिक रेडियाई विल बी सेम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एल्यूमिनियम और जो बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे? कोवैलेंट नेचर के। ठीक है, तो जो हम कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं वो सारे के सारे कैसे नेचर के होंगे? कोवैलेंट, यानी कि आयोनिक नहीं होते, सारे के सारे कोवैलेंट नेचर के होते। ठीक है, और उनमें वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी भी दोनों की सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्युबल इन वाटर, मतलब जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे? वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बताओगे कि जैसे बेरिलियम रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, सेम एज इट इज एल्यूमिनियम बर्न होगा। ठीक है, बेरिलियम डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता हेलोजन्स के साथ में, कार्बन के साथ में, वाटर के साथ में, दैट मीन्स एल्यूमिनियम भी नहीं करता। तो वो प्रॉपर्टी सेम, आपको वो चीजें लिखनी है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप ये पॉइंट्स बना सकते हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज और है, क्या कि जैसे BeCl2 किस फॉर्म में था? डायमेरिक फॉर्म में, ऐसे ही जो AlCl3 होगा वो भी क्या होगा? डायमेरिक फॉर्म में। मतलब दोनों ही क्या होते हैं? डायमेरिक फॉर्म के अंदर होते हैं। किस में? कौन सी फेज में? वेपर फेज के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ड्रॉ करनी है स्ट्रक्चर, इसकी तो आती है, AlCl3 की ड्रॉ करनी है, तो बहुत ही सिंपल है। देखो, जैसे हमने BeCl2 की बनाई थी, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, सेम एज इट इज Be, एक क्लोरीन बाहर, एक नीचे की साइड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे आपको AlCl3 की बनानी है। देखो, एल्यूमिनियम के पास 3 क्लोरीन है, ऐसे 3 बना दो, 3 हो गए, सेम एज इट इज। दूसरा एल्यूमिनियम है, उसके टर्मिनल 2 क्लोरीन आप इधर दिखा दो, एक क्लोरीन नीचे दिखा दो, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। तो ये किसकी हो गई? AlCl3 की स्ट्रक्चर होगी। तो इनकी जो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज है मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, वही एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज होंगी, नियर बाय सेम होती है, इसीलिए ये दोनों क्या होते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, और इस टॉपिक के साथ आपका जो चैप्टर है 10th S ब्लॉक एलिमेंट वो भी कंप्लीट हो गया है। तो कल हम डिस्कस करेंगे आपकी जो यूनिट 11 है P ब्लॉक एलिमेंट वो, देन उसके बाद उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले P ब्लॉक कंप्लीट कर देते हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। बच्चों, जितना आपका रिड्यूस सिलेबस है मैं वही करा रही हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करा रही। सिर्फ आपका 11th का जो सिलेबस है मैं वो करा रही हूँ। मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं आपको IIT की प्रिपरेशन करा रही हूँ या नीट की प्रिपरेशन करा रही हूँ। ठीक है, ओनली 11th सिलेबस आपको हेल्पफुल हो। अगर आपको ये टॉपिक्स समझ में नहीं आ रहे हैं और IIT नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ ये टॉपिक हेल्पफुल है, बट मैं पूरा ओवरऑल सिलेबस नहीं करा रही हूँ, सिर्फ 11th का जो रिड्यूस सिलेबस है वही करा रही हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है। एंड प्लीज, आपको अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किए करें और शेयर भी करें और बच्चों के साथ, ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके। ओके, एंड जितने भी बच्चे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।